जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को MMRCA 2.0 एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेके एक नया अपडेट के बारे में बताऊंगा, जहां पे हाल ही में स्वीडन के तरफ से इस टेंडर को हासिल करने के लिए एक बड़ा ऑफर के साथ आगे बढ़ा गया। तो वहीं पे इंडिया के तरफ से भी स्वीडिश कंपनियों को एक बड़ा संकेत देते हुए भारत के अंदर एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इन्वाइट किया गया। और दोस्तों इस घटना के बाद अब माना जा रहा है कि ग्राइफिन एयरक्राफ्ट जो कि स्वीडिश कंपनी के साब ग्रुप के द्वारा निर्माण किया गया है, वो भी अब इंडिया के मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में समान रूप से दावेदारी के साथ आगे आ रहा है। तो दोस्तों MMRCA के टेंडर में ग्राइफिन एयरक्राफ्टों का कितना संभावनाएं हैं और अगर ग्राइफिन एयरक्राफ्ट सिलेक्ट नहीं होता है तो मैन्युफैक्चरिंग हब बना के स्वीडन को क्या मदद मिल सकता है, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों मंगलवार के दिन स्वीडिश डिफेंस मिनिस्टर पीटर हल्टक्विस्ट की तरफ से स्वीडिश कंपनी के द्वारा निर्मित फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत के लिए ऑफर किया गया। दोस्तों ये ऑफर भारत द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए जो टेंडर इशू किया गया है उसके तहत ही आगे आया है। और स्वीडिश डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऑफर के बाद इस साल ऐसा टोटल 2 बार स्वीडन की तरफ से भारत को, और दोस्तों मंगलवार के इस ऑफर के बाद इस साल टोटल स्वीडन की तरफ से भारत को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट 2 बार ऑफर किया गया है। इससे पहले मार्च महीने में जब स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ था, तब भी स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने एयरक्राफ्टों के मुद्दे को उठाया गया था। दोस्तों इंडिया द्वारा जो फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए टेंडर जारी किया गया है, उनमें स्वीडन के साब ग्रुप भी ऐसे गिने चुने कंपनियों में शामिल है जिनके फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत द्वारा चुने जाने का संभावनाएं हैं। दोस्तों भारत की तरफ से ये टेंडर करीबन 1,30,000 करोड़ रुपया का है, जिसमें स्वीडन की तरफ से JS-39 ग्राइफिन ई फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। इवन इससे पहले भी स्वीडन की तरफ से अपने ऑफर के साथ ये भी जिक्र किया गया था कि अगर भारत द्वारा ग्राइफिन फाइटर एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो स्वीडन भारत में इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन तैयार करेगा। इवन स्वीडन को इस टेंडर में कई सारे महत्वपूर्ण कंपनियों के द्वारा बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें फ्रांस के डैसॉल एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल एयरक्राफ्ट से शुरू करके अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन की तरफ से निर्माण किया हुआ F-21 और बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 से शुरू करके F-15EX जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तक शामिल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंपनियों के द्वारा निर्माण किया हुआ यूरोफाइटर टाइफून और रशिया के मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्माण किया हुआ MiG-35 के साथ साथ सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्मित सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट भी इस टेंडर में शामिल है। दोस्तों स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को लेके बात तब उठाया गया जब उनके द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को संबोधित किया जा रहा था। इवन उनके द्वारा यह भी जानकारी दिया गया है कि स्वीडन के गवर्नमेंट भारत के गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि भारत को रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में मदद किया जा सके। पर दोस्तों खाली अगर स्वीडन की तरफ से अपने ऑफर को लेके आगे बढ़ा जाता तो हम सोचते कि यहाँ पे बाकी एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए ये स्वीडन का एक नया प्रयास है। पर इस बार भारत की तरफ से भी स्वीडन को एक हरी झंडी देते हुए बताया गया है कि स्वीडन भारत के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग हब और डिफेंस इंडस्ट्रियों को सेटअप कर सकता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से भी स्वीडन के इन्वेस्टमेंट को भारत में लाने के लिए एक बड़ा पेशकश किया गया है और उनके द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि बिजनेस को भारत के अंदर और आसान करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा नया कदम उठाया जा रहा है। इनमें ज्वाइंट वेंचर भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा FDI के पॉलिसी को भी काफी सरल किया गया है और नया पॉलिसी के मुताबिक ऑटोमेटेड रूट में डिफेंस सेक्टर के अंदर 78% FDI को गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन दिया गया है, जबकि गवर्नमेंट रूट में ये करीबन 100% तक हो सकता है, जो भविष्य में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों को भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इक्विपमेंटों को स्वदेशीकरण के तहत बनाने में काफी ज्यादा मददगार होगा। दोस्तों इंडिया मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें उन्हीं कंपनियों का संभावना सबसे अधिक होगा जो भारत के अंदर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके हथियारों को निर्माण करने के लिए आगे आएगा। इवन इसके लिए FDI जहाँ पे एक तरफ मदद करेगा तो वहीं पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों को भी अपने पॉलिसीज को पहले के मुकाबले में सरल करना पड़ेगा। स्वीडन इस मामले में बाकी कंपनियों के मुकाबले काफी आगे है। स्वीडन के ऑफर के तहत स्वीडन भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। और इस बार जिस तरीके से स्वीडन की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाने के साथ साथ भारत की तरफ से भी थोड़ा इंडिकेशन दिया गया है, उसमें स्वीडन का संभावनाएं बाकी कंपनियों के तुलना में थोड़ा आगे आ चुका है। पर दोस्तों खाली ऑफर ही इस टेंडर को जीतने का जरिया नहीं, बल्कि एयरक्राफ्टों को भी उतना ही बेहतरीन होना आवश्यक है। दोस्तों स्वीडन की तरफ से जिस फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर भारत को किया गया है वो असल में एक सिंगल इंजन मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसी वजह से ही इस फाइटर एयरक्राफ्ट का संभावना 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को जीतने का काफी कम है। दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी भारत द्वारा भी इसी कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है और दोस्तों वो फाइटर एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क
मार्क 2। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत द्वारा तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइपों के निर्माण का शुरुआत कर दिया गया है और संभावित नेक्स्ट ईयर तक प्रोटोटाइप को रोल आउट भी कर लिया जाए, जबकि 2023 में एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट हो सकता है, जबकि 2026 या उसके थोड़े बाद एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये ग्राइफिन एयरक्राफ्टों का एक कॉम्प्लीमेंट है और खाली इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में ही ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को टक्कर देने के लिए तेजस मार्क 2 नहीं तैयार हो रहा है, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी इसे ग्राइफिन एयरक्राफ्ट के ही टक्कर का एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों जहां पे भारत खुद का इसी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट का निर्माण आने वाले कुछ सालों के अंदर कर लेगा, तो वही पे फॉरेन करेंसी को खर्चा करते हुए ऐसे सेम कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करने का इसीलिए ही संभावनाएं कम है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा जानते हैं कि स्वीडन की तरफ से ऑफर किया गया JS-39 ग्राइफिन ई फाइटर एयरक्राफ्ट कितना ताकतवर है। दोस्तों JS-39 एयरक्राफ्टों को स्वीडन के द्वारा 80 के दशक में बनाना शुरू किया गया था। इसे साब एवी कंपनी की तरफ से निर्माण किया जाता है और इन एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट 9 दिसंबर 1998 में हुआ था, जबकि एयरक्राफ्टों को स्वीडिश एयरफोर्स में सबसे पहले 9 जून 1996 में शामिल किया गया। दोस्तों ये जो पहला एयरक्राफ्ट स्वीडिश एयरफोर्स में शामिल हुआ था, यह असल में एवी वेरिएंट है, मतलब पहला सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड वेरिएंट, जबकि इसके बाद इन एयरक्राफ्टों के कई सारे वेरिएंटों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें CD, EF और NG तक शामिल है। दोस्तों यहाँ पे भारत को जो एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है वो असल में JS-39 EF या फिर नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। दोस्तों EF एयरक्राफ्टों को ही कई जगहों में JS-39 ग्राइफिन NG भी कहा जाता है। ये एयरक्राफ्ट असल में एक सिंगल सीटेड लाइट मीडियम कैटेगरी के 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्टों के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इसका जो E वर्जन है, इसे फ्लाई करने के लिए एक क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि इसका F वर्जन असल में ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन है। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्ट में जहाँ पे पायलटों का संख्या अलग अलग है, उसी वजह से एयरक्राफ्टों का लंबाई में भी थोड़ा डिफरेंस है। अगर JS-39 E एयरक्राफ्ट का लंबाई को देखा जाए तो ये करीबन 15.2 मीटर मतलब 49 फीट 10 इंच के आसपास है, जबकि F वर्जन का लंबाई थोड़ा अधिक करीबन 15.9 मीटर मतलब 52 फीट के आसपास है, जबकि बाकी के हर एक चीज इन दोनों एयरक्राफ्टों का समान है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर विंग स्पैन को देखा जाए तो ये करीबन 8.6 मीटर मतलब 28 फीट 3 इंच के आसपास है और हाइट करीबन 4.5 मीटर मतलब 14 फीट 9 इंच के आसपास है। और इस डायमेंशन के साथ एयरक्राफ्ट के विंग एरिया करीब 30 मीटर स्क्वायर मतलब करीबन 320 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्टों के एम्प्टी वेट 8000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 16,500 किलोग्राम है और एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैपेसिटी भी करीब 3,400 किलोग्राम है और एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता करीबन 5,100 किलोग्राम के आसपास है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक के ही बना हुआ इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और ये इंजन असल में F404 GE39E या फिर जनरल इलेक्ट्रिक RM16 इंजन है और दोस्तों यही इंजन के वेरिएंट का इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में भी किया जाएगा। इस इंजन का क्षमता दोस्तों इस इंजन का ड्राई थ्रस्ट करीबन 61.83 किलोन्यूटन है, जबकि मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीब 98 किलोन्यूटन है। ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इसका अधिकतम रफ्तार करीबन मार्क 2 या उससे थोड़ा अधिक है, जबकि इसका कॉम्बैट रेंज करीब 1500 किलोमीटर है, जबकि एयरक्राफ्ट के फेरी रेंज करीबन 4000 किलोमीटर से अधिक है और इसका सर्विस सीलिंग 16000 मीटर मतलब करीब 52,000 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के जी लिमिट भी करीबन +9G से लेके -3G तक है और इसका विंग लोड कैपेसिटी भी करीब 283 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। एयरक्राफ्ट के थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.04 के आसपास है और एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए करीबन 500 मीटर का रनवे का आवश्यकता होता है, जबकि दूसरी तरफ लैंड करने के लिए इसे सिर्फ 600 मीटर का रनवे का आवश्यकता होता है। एयरक्राफ्ट के अगर हथियारों के पावर को देखा जाए तो इसका जो मेन हथियार है वो है एक 27 मिलीमीटर के रिवॉल्वर कैनन, जो कि सिर्फ सिंगल सीटेड मोड में ही अवेलेबल है। दूसरी तरफ इसमें बाकी हथियारों को लगाने के लिए करीबन 10 हार्ड पॉइंट है, जिनमें से 3 हार्ड पॉइंट अंडर फ्यूसेलाज, 2 हर एक विंग के नीचे और एक विंग टिप में है, जबकि इसके अलावा जो 10वां हार्ड पॉइंट है वो डेडिकेटेड होता है रेकॉन पॉड्स और अन्य पॉड्स के लिए, मतलब 10 में से 9 हार्ड पॉइंट में ही हथियारों को लगाया जा सकता है। दोस्तों ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के द्वारा एयर टू एयर मिसाइल के रूप में IR-IST, साइड वाइंडर और ए डाटर जैसे मिसाइल के अलावा MBDA मिटियोर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ एयर टू ग्राउंड रोल में इसमें स्वीडन और जर्मन की तरफ से निर्माण किया हुआ KEPD-350 एयर लॉन्च मिसाइल और एंटीशिप रोल के लिए इसमें RVS-15F एंटीशिप मिसाइलों को लगाया जा सकता है। एयरक्राफ्टों में इसके अलावा कई तरीके के लेजर गाइडेड, अनगाइडेड और स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स को लगाया जा सकता है। एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इसमें ALQ-TLS इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, डिजिटल ज्वाइंट रिकॉनेशन पॉड, राफेल के रिकॉनेशन पॉड और लाइटनिंग 3 टारगेटिंग पॉड को लगाया जा सकता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में इनबिल्ट सेलेस EX, रेवन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, स्काईवर्ड G IRST सिस्टम, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम, हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले, एडवांस नाइट विजन और हेड अप डिस्प्ले सिस्टम भी लगाया गया है। कुल मिला के एयरक्राफ्ट एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसके बराबर के एयरक्राफ्ट या इससे अधिक
अधिक ताकतवर एयरक्राफ्ट भारत द्वारा भी निर्माण किया जा रहा है बोल के फिलहाल स्वीडन के कंपनी के संभावनाएं भारत में कम है, लेकिन स्वीडन भारत के साथ नया नया ऑफर के तहत आगे बढ़ के टेंडर को जीतने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।